हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी ने जो प्रश्न मैंने आपको भेजे थे उन सब को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। तो जब आपने नाट्य साहित्य या हरियाणवी नाट्य साहित्य की बात की या पढ़ा आपने, तो आपने देखा होगा कि हमने इन नाटकों को 3 तरीक़ों से वर्गीकरण करने का प्रयास किया। पहला, एकांकी। एकांकी जो होता है वो 1 अंक वाला होता है। 1 अंक वाला होता है मतलब उसमें बार बार रंग सज्जा नहीं की जाती, बार बार स्टेज को सजाया नहीं जाता, उसमें बार बार पर्दा नहीं पड़ता, यानी एकांकी ही होता है। वो एक ही बार में जिस नाटक को खेला जाए तो उसको हम कहते हैं एकांकी। तो एकांकी हैं। फिर आपने देखा कि प्रहसन है। प्रहसन जो है ये हास्य और व्यंग्य प्रधान होते हैं। जितने भी प्रहसन आप देखोगे ये सब के सब हास्य और व्यंग्य का भाव इनमें प्रमुख होता है। तो जो प्रहसन है ये अगर आप हरियाणा की धरती को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ तो बात बात में प्रहसन है। हर व्यक्ति अपनी बात को एक बड़े ही चोटीले ढंग से, बड़े ही हास्य व्यंग्यात्मक रूप में जवाब देता है। तो यहाँ तो हरियाणा की तो बोली में ही प्रहसन है, भाषा में ही प्रहसन है। एक सीधी सी कही गई बात को भी हम एक मजाक के तरीके से कह देते हैं या बोल देते हैं। तो हरियाणा में बहुत सारे प्रहसन जो हैं वो भी लिखे गए। और उसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारा रेडियो है, जो हमारा आकाशवाणी है, आकाशवाणी से भी बहुत सारा प्रयास किया गया हरियाणवी लोक जीवन को प्रसिद्ध करने के लिए, हरियाणवी बातों को आगे पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत सारे झलकी या रेडियो रूपक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। ये मैंने आपको पेज कर दिया है ऑन स्क्रीन, झलकी या रेडियो नाटक। तो रेडियो पर जो नाटकों को बोला गया बातों के माध्यम से या एक सीरियल के रूप में, तो जो एक प्रताप सिंह जी हुए हैं उनका नाटक है रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू, ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा हमारे आकाशवाणी से इसकी उद्घोषणाएं होती रही और लोग बड़ा ध्यान से इन प्रहसनों को, इन झलकियों को, इन रेडियो रूपांतरों को बड़े ध्यान से देखते थे। तो रेडियो और जो रेडियो नाटक हैं, झलकियां हैं, ये भी बड़ी प्रसिद्ध हुई है। और कहा जाता है कि राजा राम शास्त्री जी ने तो लगभग 300 के आसपास एकांकी लिख दिए थे। तो इस तरह से जो ये एकांकी हैं या जो ये झलकी और रेडियो नाटक हैं, इन सब में भी आप देखोगे कि जो प्रहसन है वो प्रमुख रूप से हरियाणा की भाषा में रहा है। तो चाहे वो नाटक हैं, चाहे वो एकांकी हैं, चाहे वो झलकी रूपांतर रेडियो नाटक हैं, चाहे वो प्रहसन हैं, सब में आप एक बात सामान्य रूप से देखेंगे कि वहाँ पर हास्य और व्यंग्य हर जगह मौजूद है, प्रहसन हर जगह मौजूद है, हंसी मजाक हर जगह। और हंसी हंसी में ही, प्रहसन के माध्यम से ही बड़ी से बड़ी बात, बड़े से बड़ा संदेश, बड़े से बड़ा उद्देश्य ये स्पष्ट कर देते हैं। तो जो हरियाणवी भाषा में रचे गए जो नाटक हैं उनका परिचय अब आप देखें कि किस प्रकार से उनको वर्गीकरण किया गया है। तो इसका जो प्रश्न है वो हमसे ये 2-3 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। हरियाणवी नाट्य साहित्य का परिचय दीजिए, हरियाणवी नाट्य साहित्य का सार रूप में परिचय दीजिए, या हरियाणवी भाषा में रचित नाट्य साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। तो इस पुस्तक के माध्यम से आप देखें ज़रा इस प्रश्न को। एक और पुस्तक में आपने देखा होगा बच्चों कि इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया है पॉइंट्स को। उसमें झलकी रेडियो रूपांतर पहले है, प्रहसन बाद में है और एकांकी उसके बाद में है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि हम इसको एकांकी से पहले शुरुआत करें, क्योंकि जो हमारा जो नाट्य की विधा है, नाट्य विधा में एकांकी उसका एक रूप होता है, 10 रूप होते हैं नाट्य के,
और उन 10 में से एकांकी एक रूप होता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले एकांकी से इसको पढ़ेंगे। तो देखें बच्चे, हरियाणवी भाषा में दृश्य, दृश्य माने जो दिखाई देता है दृश्य नाट्य, और दूसरा है श्रव्य नाट्य। तो दोनों ही प्रकार की परंपरा हरियाणवी भाषा में रही है। दृश्य नाट्य से बच्चों मतलब है वह नाटक जो मंच पर खेला जाता है, जो स्टेज पर जिसकी प्रस्तुति की जाती है और सामने दर्शक बैठे होते हैं जो कि उस नाटक को देखते हैं होते हुए। तो उस नाटक की विधा को हम क्या बोलते हैं? दृश्य नाटक। जो दिखाई देता है, जो अभिनेता है अभिनय करता है हमारे सामने और हम उसको देखते हैं, वह होता है दृश्य नाटक। यानी जितने भी थिएटर में या मंच पर या स्टेज पर जितने भी नाटक खेले जाते हैं वो सब दृश्य नाटक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है श्रव्य नाट्य। श्रव्य नाट्य से मतलब है वो झलकियाँ, वो प्रहसन या कोई भी एक ऐसी विधा जो रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से आपको सुनाई जाए। यानी उसमें आप ना तो पात्रों को अभिनय करते हुए देखते हैं और ना ही पात्र अभिनय करते हैं, केवल वाणी के माध्यम से उस नाट्य की प्रस्तुति की जाती है। ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग बैठ कर के और अलग अलग आवाज़ में उस भाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। तो दो तरह से हरियाणा में दृश्य नाट्य भी और श्रव्य नाट्य दोनों ही प्रकार का साहित्य रचने की परंपरा रही। हरियाणवी नाट्य साहित्य की विकास यात्रा का वर्णन हम एकांकी, प्रहसन, झलकी, जिन्हें रेडियो नाटक भी कहा जाता है, आदि के विवेचन के द्वारा आगे पढ़ रहे हैं। तो देखें ज़रा, सबसे पहले है एकांकी। एकांकी का तात्पर्य उस नाटक से है जिसमें एक ही अंक होता है। एक ही अंक होता है, मैं अभी बात स्पष्ट कर रही थी आपको, जो केवल एक ही बार में खेला जाए, जिसको हम वन एक्ट प्ले बोलते हैं, ठीक वैसा ही एकांकी है। और एक ही बार पर्दा खुलेगा और फिर एक ही बार पूरा होने पर वह बंद होगा। यानी बार बार दृश्य परिवर्तन नहीं होंगे, वहीं पर उस स्टेज पर ही अलग अलग कोनों में अलग अलग दृश्य बना लिए जाएंगे और एक तरह से एक प्रतीकात्मक रूप में हम उस सज्जा को लेकर के चलेंगे और उस एकांकी को मंच पर खेल देंगे। उसको कहते हैं एकांकी, एक अंक वाला। हरियाणवी नाट्य साहित्य के विकास में हरियाणवी में रचित एकांकी नाटकों का अत्यधिक योगदान रहा। हरियाणवी भाषा में एकांकी रचना का आरंभ सन 1950 से माना जाता है। सन 1966 में प्रकाशित झाड़ू फिरी, जो राजा राम शास्त्री जी का उपन्यास है, उसकी भूमिका में भी राजा राम शास्त्री ने लिखा है कि हरियाणवी भाषा में गत 25-30 वर्ष से बराबर एकांकी का निर्माण हो रहा है। यानी 1966 में वो लिख रहे हैं और 20-25 वर्ष पहले की बात, 25-30 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। किंतु हरियाणवी भाषा में एकांकी का आरंभ विद्वानों ने सन 1995 में प्रकाशित डॉक्टर राजबीर धनखड़ के एकांकी संग्रह बिंद गया सो मोती, क्या नाम है राजबीर धनखड़ के एकांकी संग्रह का? बिंद गया सो मोती। और कहावत भी है कि जो बिंद गया वो मोती बाकी पत्थर। तो जो बिंद गया यानी जिसकी माला पिरो दी गई, तो उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने अपने एकांकी संग्रह का? बिंद गया सो मोती से माना जाता है। इस एकांकी में बिंद गया सो मोती, अपने हुए पराए, सेवा पाणी, आपाधापी आदि 9 एकांकी संग्रहित किए गए हैं। यानी संग्रह का नाम है बिंद गया सो मोती और उसके अंतर्गत 9 एकांकी उसमें प्रकाशित है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने इस एकांकी संग्रह की भूमिका में लिखा है कि इसमें हरियाणवी संस्कृति को पूर्ण रूप से हरियाणवी भाषा में पाठकों के सम्मुख रखा गया है। लक्ष्मण सिंह जी लिखते हैं कि इसमें हरियाणवी संस्कृति को पूर्ण रूप से हरियाणवी भाषा में पाठकों के सम्मुख रखा गया है। ठेठ ग्रामीण परिवेश है, यानी ग्रामीण परिवेश में रचे गए, ग्रामीण परिवेश को अपना माध्यम बनाकर रचे गए ये एकांकी हैं। प्रत्येक एकांकी में कोई ना कोई समस्या उठाई गई है, मतलब कि सभी के सभी एकांकी समस्या प्रधान एकांकी हैं,
जिनमें सामाजिक समस्याओं को, समाज की कुरीतियों को, समाज में फैले हुए अंधविश्वास को उजागर किया गया है। समाज में जो कुरीतियाँ और अंधविश्वास फैला हुआ है वही विषय उजागर किया गया है। जैसे टोने टोटके, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास या कुरीतियों में फंसे हुए हैं, बहुत सारे टोने टोटकों में विश्वास करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हरियाणा के लोगों के भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उनसे बहुत सारा पैसा, धन या इज्जत तक लूट कर चले जाते हैं। तो यहाँ जो लक्ष्मण सिंह जी ने ये परिभाषा दी है एकांकी संग्रह की भूमिका में, जो ये लिखा है, ये एक तरह से उस समय प्रकाशित सभी एकांकियों के भीतर जो वर्ण्य विषय हैं उनका चित्रण कर दिया है बच्चों। और ये जो परिभाषा है, मैं ये चाहूँगी कि आप सभी इस परिभाषा को, जो ये उनकी भूमिका में लिखी है लक्ष्मण सिंह जी ने, इन पंक्तियों को, जो ये 5-6 पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को आप अच्छी प्रकार से याद करें, क्योंकि इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो हरियाणवी नाटक हैं, हरियाणवी एकांकी हैं, उनमें किस तरह का वर्गीकरण हुआ है, किस तरह की से सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है और किस तरह से लोगों को, जो भ्रमित समाज है, उसको एक जागरूक करने का प्रयत्न किया गया है इन एकांकियों के माध्यम से। आगे वो लिखते हैं, समाज में जो कुरीतियाँ और अंधविश्वास फैला हुआ है वही विषय उजागर किया गया है। जैसे टोने टोटके, साधु वेशधारियों द्वारा ठगी, अंधविश्वास का प्रसार करना, समाज में शराब के जहर का बढ़ना, सास बहू का झगड़ा, महिलाओं में शिक्षा का अभाव आदि। तो इस तरह के विषयों को इन एकांकियों में उठाया गया है। इन समस्याओं को उठाकर विवेकपूर्ण समाधान निकालकर पाठकों के सम्मुख पूर्ण भोजन की थाली की भांति परोसा गया। यानी समस्याएं हैं, समस्याओं को उजागर करना, फिर उन समस्याओं को विवेकपूर्ण तरीके से उनका समाधान करना और उसके पश्चात पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना, ये उस समय के एकांकियों की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और ये किसकी एकांकियों की विशेषता गिनवाई है लक्ष्मण सिंह जी ने? डॉक्टर राजवीर धनखड़ का जो एकांकी संग्रह है बिंद सो मोती, उसकी भूमिका में, भूमिका से मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपने, जैसे ये राजवीर धनखड़ जी ही हैं, जब इन्होंने अपने एकांकी संग्रह को, एकांकियों के संग्रह को प्रकाशित किया, तो उन्होंने कुछ एक आलोचकों के पास, कुछ एक लेखकों के पास अपने उन नाटकों की प्रतियां भेजी और उनसे कहा कि आप इन नाटकों पर या इन एकांकियों पर अपना स्पष्टीकरण दें, या इन नाटकों के विषय में आप जो सोच रहे हैं या जो आपकी अनुभूति है या जो विचार बने हैं इन नाटकों के पढ़ने के पश्चात, वो आप मुझे बताएं। तो डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी ने उस एकांकी संग्रह की भूमिका में ये पंक्तियाँ लिखी, यानी उन्होंने लिख कर दी, उन्होंने इसकी समालोचना की इन एकांकियों की और उसके पश्चात उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी। यानी पहले उन सारे एकांकियों को लक्ष्मण सिंह जी ने पढ़ा और उसके पश्चात उन्होंने ये समग्र रूप से ये आपके सामने इन पंक्तियों को रख दिया। आगे देखें, सन 1998 में किशन चंद का लगाम शीर्षक से हरियाणवी भाषा में रचित एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। बिंद सो मोती के पश्चात जो दूसरा कहानी संग्रह एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ, उसका नाम था लगाम और इसके लेखक हैं किशन चंद्र जी, पंडित किशन चंद्र। ये 1998 में बच्चों प्रकाशित हुआ, परंतु एकांकी संग्रह में गांव की रोज़मर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को सजीव सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की। प्रस्तुत एकांकी संकलन में हरियाणवी संस्कृति को सजीवता से चित्रित किया गया। श्री किशन चंद्र की हरियाणवी भाषा पर मजबूत पकड़ है। उन्होंने हरियाणवी मुहावरों, लोकोक्तियों का सफल प्रयोग कर भाषा को रोचक और सबल बनाया है। सन 1998 में ही श्री रामफल चहल, एक और लेखक हुए हैं रामफल चहल जी,
उन्होंने भी कई सारे एकांकी लिखे हैं और उनका एकांकी का संग्रह है विघ्न की जड़। विघ्न की जड़ प्रकाशित हुआ 1998 में ही। इस एकांकी संग्रह में 9 एकांकी संकलित हैं। इनके एकांकी संग्रहों में भी हम देखते हैं कि 9 एकांकी इन्होंने उसमें दिए हैं। श्रीवर्धन कपिल ने इस एकांकी संग्रह विघ्न की जड़ की भूमिका में लिखा है। प्रस्तुत संग्रह की 9 एकांकी झलकियां विशेषकर हरियाणवी चिंतन और परिपाटियों का भला सा चित्रण करती है। तो इन एकांकियों में क्या है, हरियाणवी चिंतन है और वहाँ पर प्रचलित जो परंपराएं हैं, जो परिपाटियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनका भी भली प्रकार से वर्णन किया है। नाट्य विधा के सभी तत्वों के साथ ही लोक परंपराओं का संपुट इन रचनाओं में रुचिकर बन पाया है। मंचन और प्रसारण दोनों ही अवस्थाओं में यथावांछित संशोधनों के मिश्रण से इनका प्रदर्शन भली भांति किया गया है। वैचारिक परिपक्वता एवं शैली का सरलीकृत स्वरूप लेखक की अपनी विशिष्टता का प्रमाण है। ऐसी रचनाएं वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ शैली के अंतर्गत आती हैं और उन्होंने एक वैचारिक परिपक्वता को इसकी सबसे बड़ी विशेषता माना। ऐसी रचनाएं वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ शैली के अंतर्गत आती हैं जहां लंबे कथानकों के लिए पाठक, दर्शक या श्रोता के पास समय का अभाव है। और ये जो एकांकी लिखे हैं विघ्न की जड़ एकांकी संग्रह में, उसके बारे में श्रीवर्धन कपिल जी लिखते हैं कि इनके जो ये एकांकी हैं ये छोटे हैं। ये ध्यान रखा गया है कि बहुत लंबे लंबे कथानकों का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि पाठक और दर्शक के पास या श्रोता के पास आज समय का अभाव है। बहुत लंबे लंबे नाटक अब नहीं लिखे जा रहे थे और एकांकियों का प्रकाशन हो रहा था और उपन्यास का काम, सार संक्षेप और कहानी का काम उपसंहार से चलाने की चेष्टा की जाती है। यानी आज जो पाठक है वो पूरा उपन्यास ना पढ़ के उसके सार संक्षेपण को पढ़ लेता है और कहानियों में जो उसका निष्कर्ष है उसको पढ़कर काम चला लेता है। यानी आज का जो दौर है एक ऐसा दौर है जहाँ पाठक के पास या दर्शक के पास या श्रोता के पास आज समय नहीं है। तो श्री रामफल चहल जी ने अपने इस विघ्न की जड़ संग्रह में इस बात का भरपूर ख्याल रखा है कि उनके जो एकांकी हैं वो बहुत लंबे ना हो, उनका कथानक बहुत लंबा ना हो। उसके बाद सन 1999 में रघुवीर सिंह मथाना, इनका नाम आप पहले कहानी संग्रह में भी पढ़ चुके हो, बदलते पात्र नामक एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। यानी 1998 के एक वर्ष बाद ही 1999 में रघुवीर सिंह मथाना जी ने अपने एकांकी संग्रह को प्रकाशित किया जिसका नाम है बदलते पात्र। और इस एकांकी संग्रह में एक उनका एकांकी है स्वर्ण जयंती और दूसरा है पंचायत। ये दोनों ही जो एकांकी हैं ये बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं रघुवीर सिंह मथाना जी के। और पहले जो हमारे BA थर्ड ईयर में ही जो एनुअल सिस्टम में सिलेबस होता था कभी पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में स्वर्ण जयंती एकांकी उनका संग्रहित था और ये उस समय के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस एकांकी को पढ़ा है, स्वर्ण जयंती, कि किस तरह से देश की 50वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, परंतु आज भी समाज में जो एक गुंडा तत्व है वो विद्यमान है और गुंडा तत्व किसी से डरता नहीं है। वह जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनका फ़ायदा उठाता है और उन्हें मार भगाता है। तो ऐसे में एक जो पुलिस का मुंशी होता है वह कहता है कि चलो हम देखते हैं और नए युग का आगाज़ हम ही करेंगे। और इस तरह से ये जो एकांकी है ये एक ज्वलंत समस्या को लेकर के लिखा गया एकांकी है कि किस तरह से लोग राजनेताओं से जानकारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उन लोगों के बलबूते पर ही गुंडागर्दी करते रहते हैं। ये इस स्वर्ण जयंती में उठाया गया है। और इस एकांकी में बच्चों बहुत सारे गानों की, जो हमारे देशभक्ति के गाने हैं, उनकी धुनें बीच बीच में लिखी हैं लेखक ने, क्योंकि वहीं पास में ही थाने के पास ही एक समारोह हो रहा है, स्वर्ण जयंती समारोह, जो कि देश की स्वतंत्रता
की स्वर्ण जयंती के अवसर पर वह समारोह किया जा रहा है और उसमें बीच बीच में गाने बजते हैं, यह देश है वीर जवानों का और इस तरह का। और उन गानों को उस कहानी के जो एकांकी के कथानक से बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने उद्घाटित किया है। यह एकांकी अगर मेरे पास मिल गया किसी पुस्तक में तो मैं आपको बच्चों इसकी जो समरी है वो ज़रूर भेजने की कोशिश करूँगी, ताकि किसी एक आध एकांकी से आपका परिचय हो सके। लेखक ने इन दोनों एकांकियों में आज के परिवेश पर करारा व्यंग्य किया है और प्रस्तुत एकांकी संग्रह पर प्रकाश डालते हुए ओम प्रकाश कात्यायन जी ने लिखा है। और ओम प्रकाश कात्यायन जी इस संदर्भ में लिखते हैं। बच्चों वो दूसरी वीडियो में भेजूंगी, अभी इतना ही।